हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। मैं आपका पंकज सर। पिछला लेक्चर जो था उसमें हम लोग आवेश के गुण पढ़ रहे थे। उसमें हमने 5 गुण पढ़े थे। हुआ ये कि उसके आगे का जो गुण था उसमें किसी रीजन बस वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो आज हम लोग उसके आगे के कुछ प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, राइट। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग नेक्स्ट जो आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टी वो रहेगी आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है इसको समझा जाएगा। ये आवेश की प्रॉपर्टी में होता है। तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोल सकते हैं या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन बोल सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये देखिए क्या होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो किसी विलगित निकाय, विलगित निकाय मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का कुल आवेश नियत रहता है। नियत लिख सकते हैं या फिर संरक्षित रहता है, दोनों लिखा जा सकता है। ये नियत रहता है या नियत होता है, जो भी लिख सकते हैं। किसी विलगित निकाय का जो कुल आवेश है या फिर नियत आवेश जो है वो नियत रहता है। इसी को एक दूसरे लैंग्वेज में बोला जाता है आवेश न तो उत्पन्न होता है, उत्पन्न किया जा सकता है। ऐसे लिखो, उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब कि आवेश हम तो बनाएंगे नहीं और ना ही आवेश को हम लोग नष्ट कर सकते हैं। हम करेंगे क्या, एक वस्तु से आवेश को दूसरी वस्तु में ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये शायद दिख नहीं रहा, हाँ केवल को यहाँ लिख देते हैं भाई, केवल। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश की जाए। जैसे देखिए, ये एक कांच की छड़ है और इस कांच की छड़ को आपने रेशम के कपड़े से रगड़ा है। अभी नहीं रगड़ा है, पहले नहीं, ये रगड़ने की पहले की कहानी। फिर जब आप इसको रगड़े हो तो हुआ क्या, ये कांच है और ये जो है रेशम का कपड़ा है। तो ये कांच जो है वो रेशम के कपड़े से जब रगड़ा गया तो हुआ क्या, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इधर बनाओ भैया, क्या करोगे, यहाँ बना देते हैं। ये कांच है और ये है आपका रेशम, ठीक। ये हो गया कांच और ये हो गया रेशम।
तो पहले देखिए यहाँ पर रगड़ने के पहले की कहानी है। अब रगड़ने के पहले का मतलब ये देखिए, इन्हीं में आवेश क्या हो रहा है, स्थानांतरित होगा, एक से निकलकर दूसरे में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एक से निकलकर दूसरे में जाएगा, तो ये जो टोटल है एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब कि ये एक विलग निकाय है या विलगित निकाय है। तो इसमें ही दोनों में हम लोग नेट चार्ज को देखेंगे कि क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में। अब आप देखिए, अगर मैं पूछूं कि ये रगड़ने के पहले इस पर आवेश है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, ठीक। फिर मैं आपसे पूछूंगा इस पर आवेश है क्या, नहीं, तो आप बोलो कि कांच पर आवेश नहीं है और रेशम पर आवेश नहीं है, तो इसका मतलब इसका नेट चार्ज कितना हो गया, 0। बहुत बढ़िया। फिर जब आपने इसको रगड़ा, ये कहानी है रगड़ने के बाद आपने इन दोनों को आपस में रगड़ने के बाद इन दोनों को आपस में क्या किया, आपने रगड़ा। देखिए जब आप रगड़े तो इस पर प्लस चार्ज आ गए ऐसे, और इस पर क्या हो गए, माइनस चार्ज। 3 और 3 6, ठीक। तो अब देखिए इसमें जरा ध्यान से कि इन दोनों को एक में मिला के जो विलगित निकाय है, इनका जब हम लोग नेट चार्ज देखें, यानी कि नेट जो आवेश देखते हैं वो आवेश कैसा होता है, तो नेट आवेश बच्चों इन दोनों का मिला के, अगर इस पे 5 6 प्लस है तो मैं उसको 6 ई लिख देता हूं, और इस पे 6 माइनस है तो इस पे मैं लिख देता हूं 6 ई माइनस में। अभी देखिए दोनों का चार्ज फिर से 0 हुआ। अब आप देखो, रगड़ने के पहले इन दोनों पर नेट चार्ज कितना था, 0, और रगड़ने के बाद इस पर नेट चार्ज कितना है, 0। इसका मतलब कि किसी आइसोलेटेड जो सिस्टम है वो चार्ज क्या करता है, कंजर्व रखता है अपना, ठीक। इसके बाद देखिए दूसरी बात, जो ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उसको आप क्या कर सकते हो, उत्पन्न कर सकते हो, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हो। जरा सोचो कि जब इसको इससे रगड़ा गया तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें आए, यहां इसमें अलग से कहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं आ गए, वो इलेक्ट्रॉन इसी से निकल कर इसमें आए, और इस वजह से इसमें क्या आ गया, प्लस आवेश, और इसमें क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया। इसमें प्लस और इसमें माइनस, दोनों पर इस तरह के चार्ज आ गए। और ये क्यों आए, क्योंकि ये आपस में रब हुआ था। तो आवेश तो बनाया नहीं हमने, आवेश ना तो हम मिटा पाए, केवल एक जगह से दूसरी जगह पर आवेश का क्या हुआ है, स्थानांतरण हुआ। एक एग्जाम्पल तो ये है, और कुछ आप केमिस्ट्री टाइप का एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे जो 92 यूरेनियम 238 होता है, जब ये टूटता है तो थोरियम 90 थोरियम बनाता है और 234 होता है, फिर इसके बाद इसमें हीलियम बनता है, ऐसे। अब इनमें देखो ये एक एटम की कहानी है ना, तो एटम का मतलब बच्चों जितने उस पे प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन पे धन इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज इसका कितना हो गया, 0। ऐसी कहानी इसमें है 0, इसमें भी 0। अब जरा ध्यान देना कि ये रिएक्शन पहले था तो इसका जो आप रिएक्टेंट है उसका चार्ज कितना है, 0, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका चार्ज कितना है, 0। इसका मतलब रिएक्शन में भी ऐसी कहानी है कि जितना पहले आवेश था उतना बाद में हो गया, तो इसका मतलब आवेश क्या यहाँ पर है, कंजर्व है। कुछ इसी तरह के और रिएक्शन लिखे जा सकते हैं, हाँ दिख रहा है, हाँ, जैसे आपने NaCl लिया और इसे जब आप तोड़े तो Na+ और इसमें Cl- बन गया। इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। ये एक अणु है तो इस पे चार्ज कितना, 0, बहुत अच्छी। इस पे चार्ज कितना है, 1 है, प्लस वाला, और इस पे माइनस वाला, तो टोटल कितना इसका हो गया, 0। अब जरा देखो कि जितना इस पर आवेश था उतना इस पर हो गया, मतलब जितना अभिकारक का था उतना उत्पाद का है, तो यहां पर भी आवेश कैसा है, कंजर्व है। इसी तरह बच्चों और भी जैसे होता है युग्म उत्पाद होता है एक, ठीक, युग्म उत्पाद पेयर एनिहिलेशन होता है पेयर प्रोडक्शन होता है, सॉरी,
पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि एक भारी है प्लेटिनम का एटम और उस पर आपने गामा की बम्बार्डिंग करा दी। गामा ऊर्जा होता है और जब ये बम्बार्डिंग हुई तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो क्या होता है, पॉजिट्रॉन। तो यहाँ देखिए ये एक एटम है ना, एटम मतलब परमाणु है, तो इस पे चार्ज 0 हो जाएगा। ये एक ऊर्जा है, तो ऊर्जा पे तो चार्ज 0 होगा। ऊर्जा पे कौन सा इस पे आवेश होता है। इस पे इलेक्ट्रॉन है तो -e, पॉजिट्रॉन है तो +e, टोटल कितना हो गया 0। कहानी देखिए वही वाली चल रही है कि जितना पहले चार्ज था उतना बाद में भी है। चार्ज इस हिसाब से क्या है, कंजर्व है। इसी तरह बच्चों आप और भी बता सकते हो, जैसे इसमें होता है युग्म विनाश। युग्म विनाश, इसे पेयर एनिहिलेशन, एनिहिलेशन, पेयर एनी, इधर लिख देते हैं एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन में युग्म विनाश क्या होता है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे एक दूसरे को मार डालते हैं। मार डालते हैं यानी इसकी कहानी खत्म। अब जब ये कहानी खत्म हो जाती है तो 2 गामा फोटॉन निकलते हैं, मतलब ऊर्जा निकलती है। इस पे चार्ज कितना, फिर वही कहानी आप बताओगे कि इस पे चार्ज -e, इस पर कितना +e, टोटल कितना 0। ये तो एनर्जी है ना, ऊर्जा है ना, इस पे भी 0। जितना पहले चार्ज था उतना बाद में, यानी इस हिसाब से आवेश क्या हुआ, कंजर्व हुआ। इसको आप एक बार देख ले और फिर उसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं भाई। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। आओ भाई अगली प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं, जल्दी जल्दी मिटाते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हमें एक बातों को समझना है। 2 बात नहीं बल्कि एक ही बात, कि जो मूल आवेश होता है ये क्या होता है। मूल मतलब इसको बोलते हैं फंडामेंटल, ठीक, फंडामेंटल चार्ज। अब ये फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, ठीक, किसी वस्तु पर उपस्थित वह न्यूनतम आवेश जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं, ठीक। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ई की वैल्यू है। किसी वस्तु पर उपस्थित हुआ न्यूनतम आवेश जिससे आप क्या कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो, मतलब वो सबसे खुद ही छोटा है और उसे किसी भी हाल में आप उसको और छोटा नहीं बना सकते हो। अब ये बात दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है क्वांटम नेचर होती है, मतलब कि क्वांटम आवेश की क्वांटम प्रकृति। अब ये सब बातें मैं समझा रहा हूं, आवेश की क्वांटम प्रकृति, ठीक। आप ये होता है क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, थोड़ा देखें, ठीक दिख रहा है। आवेश की क्वांटम प्रकृति।
अब देखिए आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है। किसी वस्तु पर आवेश या किसी वस्तु का आवेश लिख सकते हैं, किसी वस्तु का आवेश उसके मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु का आवेश उसके मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब किसी भी वस्तु पर जो आवेश आएगा वो कैसा होगा, वो उसके मूल आवेश का गुना में होगा। अब थोड़ा सा इसे देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। जैसे समझिए ये एक वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, ये A है और ये B है, ठीक। अब हुआ क्या कि इनको आप रगड़ते हो तो इस पे अगर धन आया और इस पे ऋण आया तो ये क्यों आया था, क्योंकि एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में जा रहा होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे निकल कर जा सकता है। इस पे मान लो एक धन आया और इस पे एक ऋण, तो हुआ होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया होगा इस वाले में। अगर इस पे दो धन आया और इस पे दो ऋण आया तो दो इलेक्ट्रॉन गए होंगे। अगर इस पे तीन धन आया और इस पे तीन ऋण आया तो इसका मतलब तीन इलेक्ट्रॉन इससे निकल कर गए होंगे। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन निकल कर गए होंगे। कभी क्या ऐसा हो सकता है कि एक वस्तु से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में चले जाए? अरे भाई, जब भी इलेक्ट्रॉन एक से निकल कर दूसरे में जाएगा तो वो तो पूरा ही जाएगा। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 जा सकता है, 3 जा सकता है, 4 जा सकता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक पार्टिकल है, वो टूट कर तो जाएगा नहीं। जब भी जाएगा वो पूर्ण रूप से ही जाएगा। तो पूर्ण रूप से जाएगा तो इसका मतलब उस पर आवेश जो मिनिमम आएगा वो इसके मूल आवेश के बराबर आ सकता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आवेश आ सकता है। अब प्लस माइनस कौन डिसाइड करेगा? जिससे गया है उस पर प्लस, जिस पर पहुंचा है उस पर माइनस, इस हिसाब से हो जाएगा। तो आप जरा सोचो इसको कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकल कर गया होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है, यहां मैं ऐसे लिख दूं, 1 इलेक्ट्रॉन के जाने से कितना आवेश एक वस्तु पर आएगा? दोनों वस्तु पर। इस पर एक धन आएगा, किसके बराबर? ई के बराबर, और इस पे क्या आएगा? एक ऋण आएगा। इसी तरह बच्चों अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो इसका मतलब है कि 2 प्लस माइनस ई आ सकता है। इस पर प्लस ई के बराबर, इस पे माइनस ई के बराबर। 3 गया तो 3। और इसी तरह अगर सोचा जाए कि इसमें n चले गए होंगे, n इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे, तो प्लस माइनस एन ई। इसका मतलब कि किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो प्लस माइनस एन ई के फॉर्म में होगा। अब n क्या है? जहां n जो है इसकी वैल्यू 1 2 3 4 डेड, 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू बदलेगी। अब देखिए ये जो वैल्यू है इसकी n की, कभी भी ये नहीं हो सकती कि 1/2 हो जाए, 3/2 हो जाए या फिर 5/2 हो जाए। ऐसा अगर होगा तो आप जरा सोचो कि मैं अभी समझा रहा था कि इनसे इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा वो पूर्ण रूप से ही जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आधा इलेक्ट्रॉन एक में से दूसरे में चला जाए, क्योंकि वो पार्टिकल तो पूरा है। और जब भी जाएगा तो 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, ऐसा कुछ जाएगा। लेकिन इस टाइप का नहीं जा सकता है। यानी कहने का ये मतलब है कि किसी भी बॉडी पर जो आवेश होगा वो हम लोग इसके हिसाब से ये नहीं कह सकते कि उसके इलेक्ट्रॉन जाने या आने से उस पर मान लीजिए प्लस E/2 ऐसा हो जाए या प्लस माइनस E/3 ऐसा कुछ आवेश हो जाए। ऐसा आवेश नहीं हो सकता किसी वस्तु पर, राइट। तो ये जो आवेश है वो किस फॉर्म का है? तो आप बोलोगे कि उसमें जो भी आवेश आया है वो आवेश किसका पूर्ण गुणज होता है? मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि वो आवेश कैसा है? मूल आवेश का पूर्ण गुणज है। तो जब भी कोई वस्तु पर आवेश आएगा या किसी वस्तु का आवेश जो रहेगा वो हमेशा और हमेशा किसका रहेगा? मूल आवेश का पूर्ण गुणज रहेगा। अच्छा,
इसके अलावा बच्चों इसमें होता है कि जैसे क्वार्क्स है, वो अभी थोड़ी सी नई सी जानकारी है। क्वार्क्स 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 इस पर जो आवेश होता है ±1/3 और ±2/3 ये है। लेकिन अभी भी बच्चों इस वाले को मूल आवेश नहीं माना जाता है कि हम लोग ये मान लें कि उससे भी छोटा आवेश किसी वस्तु पर हो सकता है या किसी पार्टिकल के जाने की वजह से, आने की वजह से आवेश होगा। बट अभी तक हम लोगों को यही पता है कि जो मूल आवेश होगा वह E के बराबर होगा, और E की वैल्यू कितनी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होगा, और ये वाला नहीं होगा इस तरह का क्वार्ट्ज में। तो क्वार्ट्ज को अभी भी मूल आवेश की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अच्छा, इसका काम यहाँ हो गया खत्म, नहीं है। तो हम लोग मूल आवेश को क्या जानेंगे कि यही आपका मूल आवेश E है। जब किसी वस्तु पर आवेश आएगा तो इसी मूल आवेश का क्या होगा, पूर्ण गुणज होता है। राइट, इसे आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए देख लिए, इसको हटा देते हैं। आओ हटाते हैं। अब यहां पर देखिए आवेश का प्रॉपर्टी खत्म हो गई। एक मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, बताता हूं कि क्या क्वेश्चन है, क्या आवेश के क्वांटीकरण को अनदेखा मतलब इग्नोर अनदेखा मतलब इग्नोर किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है क्या कि जो आवेश हो, कि हमने बोला कि एक वस्तु से आवेश दूसरी वस्तु में कैसे जाएगा, तो उसमें बोला गया कि भाई ये क्वांटम फॉर्म में जाएगा। ठीक, कैसे फॉर्म में जाएगा, क्वांटम फॉर्म में जाएगा। क्वांटम मतलब क्या कि जब भी वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश जाएगा वो हमेशा कैसा रहेगा, गुणज के रूप में रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग ये माने कि जो क्वांटाइजेशन है वो इग्नोर टाइप का है, कि हम लोग यहाँ पर क्वांटाइजेशन को नहीं मान रहे हैं। अब देखिए कैसे हो सकता है ये बात। आपने पढ़ा कि Q बराबर होता है ±NE। ठीक, अब E की वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि आप जानते हो इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। बहुत छोटा आवेश है, एकदम से छोटा आवेश है किसी वस्तु पर। और बाय द वे N की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, जो आप इसको कैलकुलेट करो उसके लिए N का मान बहुत ज़्यादा आ जाए। अगर बहुत ज़्यादा आ गया तो आप ज़रा बताओ कि Q की वैल्यू जो रहेगी वो सतत रहेगी, मतलब Q जो रहेगा वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ये कहानी थोड़ी समझ से बाहर लग रही है। हम लोग छोटे आवेश के लिए क्वांटाइजेशन तो बड़े आराम से लगा सकते हैं, लेकिन आवेश की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तो हम लोगों को ये थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा कि हम लोग क्वांटाइजेशन को समझ रहे हैं कि इसमें आवेश जो गया होगा वो एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। ऐसा थोड़ा सा मुश्किल वहाँ ऐसे सोचो कि आवेश बहुत 10⁻18 10⁻20 इलेक्ट्रॉन ऐसे आए, तो जैसे आएंगे तो आप ऐसे थोड़ी समझ पाओगे कि एक आया फिर दो आया।